हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल लाइफ ऑफ यूनिट का थर्ड पार्ट में लेके आया हूँ, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं। देन पहले के वीडियोस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में हमने देखा, व्हाट इज द सेल्स। देन नाउ हम पढ़ेंगे सेल मेम ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। देन मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन से घिरे हुए उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, ये आप ध्यान में रखना। जैसे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में पढ़ा था ना, कि जो ऑर्गेनल्स है प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं, एंड यूकैरियोट्स में वो पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं। देन हम रीड करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्गी apparatus, lysosomes, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस न्यूक्लियस के अटैच्ड है। ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पूरा न्यूक्लियस के पूरा अटैच्ड है, और ये एक नेटवर्क सिस्टम बनाती है, नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करती है। एक मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूबल्स हैं इसमें, है ना। ये ट्यूबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्यूबल्स, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, और डॉटेड डॉटेड हैं, इसके पूरे डॉटेड डॉटेड एरियाज हैं। तो ये सब क्या है, तो इसके बारे में डिटेल्स हम पढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंड ये आपके सामने फिगर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक बार इसे वापस से समझ लीजिए। आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच है, यहाँ से न्यूक्लियस से। तो ये न्यूक्लियस के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटीन्स बनेंगे, न्यूक्लियस में जो मैसेज होगा, जो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उन मॉलिक्यूल्स का वापस से सिंथेसिस होगा। ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से सीधा साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कनेक्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये क्या है, तो लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, मेम्ब्रेन्स की ट्यूब्स एंड शीट्स की ये एक लार्ज नेटवर्क है। ये क्या है, ये बैग्स की जैसी दिखाई देती है, वेसिकल्स और लॉन्ग ट्यूबल्स होते हैं, बैग्स प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। और ये सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही ये दिखाई देती है, ये उसकी संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसे ही होती है। देन यहाँ आप देखिए, ये जो फिगर है, ये जो एरिया है, इससे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ आप दिखाई दे रहा है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर यहाँ पे कोई डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर्स, यानी ये कहलाते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए ये रफ दिखाई देते हैं। देन सबसे पहले बात करें तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार की होती है, यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है, देख रहे हैं आप। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, सारे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम का होने से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब आगे देखते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर है, जिसमें हम देख पा रहे हैं राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स क्यों होते हैं इस पे, क्योंकि राइबोसोम्स साइट्स हैं प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट्स हैं। प्रोटीन बनाने का काम सेल्स में राइबोसोम्स करते हैं, और राइबोसोम्स इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट है। देन ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स होता है, इसको सेल्स के वेरियस पार्ट पे भेजा जाता है, यूज करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, डिपेंडिंग ऑन नीड्स। देन यहाँ पे आप देखिए इसी को ही, देन इसका वर्क देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या वर्क है। ये मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स, फैट और लिपिड का बनता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जब बात आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, देन यहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर, देन प्रोटीन बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का,
और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे हैं प्रोटीन होता है, प्रोटीन और लिपिड्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं लॉन्ग, इससे प्रोटीन्स के होते हैं और ये लिपिड्स के हैं, पूरे लिपिड्स के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाते हैं। देन ये जो प्रोटीन और लिपिड्स है, ये प्रोटीन और लिपिड्स, अब अच्छा, ये प्रोटीन और लिपिड्स बनते कहाँ है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। और ये प्रोटीन और लिपिड्स बना के मेम्ब्रेन बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके वर्क, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर करता है, और ये प्रोटीन और लिपिड्स मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करते हैं, यानी मेम्ब्रेन बनाते हैं। और दूसरा इसका काम है एंजाइम्स और हार्मोन्स। एंजाइम्स और हार्मोन्स भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बनता है। फर्स्ट वर्क ये हो गया कि प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। सेकंड, ये एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करता है, सेल में एक नेटवर्क का सिस्टम बनाता है। थर्ड, ये चैनल्स बनाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल्स को, ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये एक चैनल का यूज होता है इसमें। और अगला साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क भी बनता है। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क जो यूज होता है प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज, यानी कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज को करने के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करता है। कुछ वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी जो लिवर सेल्स है, वर्टिब्रेट्स, जिसमें आपके सामने फिगर देख रहे हैं, ये वर्टिब्रेट्स है, इनकी जो लिवर सेल्स है, इन लिवर सेल्स में पाए जाने वाली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है कि ये डिटॉक्सिफाइंग करती है। डिटॉक्सिफाइंग किसका? डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स का। जब एक्सेस पॉइजन्स और ड्रग्स हमारे बॉडी में आ जाता है, तब उस पॉइजन्स और ड्रग्स का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको खत्म करने का काम करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। गोल्जी एपरेटस, यहाँ आप देखिए कि गोल्जी एपरेटस पोजीशन कहाँ है। गोल्जी एपरेटस, ये गोल्जी एपरेटस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगा हुआ है। और इसमें आप देखिए यहाँ पे कुछ वेसिकल्स बन रहे हैं, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि चीज क्या है। लेट्स स्टडी नाउ गोल्जी एपरेटस। देन ये गोल्जी एपरेटस का एनलार्ज फिगर है। इसमें आप देखिए गोल्जी एपरेटस में यहाँ पे मेम्ब्रेन्स की शीट्स हैं जो लगभग पैरेलल है। ये पैरेलल है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी है। और इसका बीच का एरिया इसको कहते हैं ल्यूमेन, सिस्टर्नी एंड ल्यूमेन्स। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वेसिकल्स, ये वेसिकल्स हैं, और ये वेसिकल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। गोल्जी एपरेटस में वेसिकल्स बन रहे हैं। ये वेसिकल्स क्या यूज होते हैं? ये वेसिकल्स जो प्रोटीन्स हैं वगैरह है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। इनसे लाइसोसोम से बनता है, और सेक्रेटरी जो प्रोडक्ट है वो भी ये वेसिकल्स बना के भी भेजा जाता है। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया वो थे साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। एंड देन गोल्जी एपरेटस क्या है? ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के सिस्टम है, और इसका कार्य है गोल्जी एपरेटस का कि स्टोरेज करता है। ये स्टोरेज इस प्रकार से वेसिकल्स बना के इसमें स्टोरेज होता है। और मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, ये पैकेजिंग होती है यहाँ पे, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग इन वेसिकल्स के अंदर। इस प्रकार से गोल्जी एपरेटस का वर्क है। यहाँ हम देखते हैं इस फिगर में, यहाँ देखिए आप, ये गोल्जी एपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे जो प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग का काम इस गोल्जी एपरेटस में होता है। और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल से बाहर निकालने के लिए, तो वो भी गोल्जी एपरेटस के वेसिकल्स के द्वारा ही इसको बाहर आउट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
यानी क्या है, तो कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ इसका कनेक्शन होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। इसका वर्क अभी हमने कहा है कि ये स्टोरेज करती है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग का काम करती है वेसिकल्स में। जो प्रोडक्ट्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उनको स्टोर करना, उनको मॉडिफाई करना और उनकी पैकेजिंग करने का काम गोल्जी एपरेटस में ही होता है। मटेरियल सिंथेसिस नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैकेजिंग करती हैं और डिस्पैच, ये फिगर में आप देख रहे हैं, इसके द्वारा ही अभी हमने इसको समझा भी है कि इस तरीके से उसकी पैकेजिंग होती है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरी जगह पे सेल्स में। गोल्जी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स भी करते हैं, लाइसोसोम्स भी गोल्जी एपरेटस बनाते हैं। गोल्जी एपरेटस में इस प्रकार से वेसिकल्स बनती हैं और उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो एंजाइम्स बनाए गए हैं, वो एंजाइम की पैकेजिंग होती है इस गोल्जी एपरेटस में और प्राइमरी लाइसोसोम्स बनता है और ये लाइसोसोम्स आगे सेकेंडरी लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है और कोई फूड पार्टिकल्स को और दूसरे किसी को अपने अंदर लेकर उसका डाइजेशन करता है। लाइसोसोम का कार्य क्या है, डाइजेशन करने का। देन गोल्जी एपरेटस आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। व्हाट इज द लाइसोसोम? तो अभी हमने देखा कि लाइसोसोम कहाँ बना, लाइसोसोम गोल्जी एपरेटस से ही बनता है। गोल्जी बॉडीज के द्वारा जो एंजाइम्स हैं उनकी पैकेजिंग करके लाइसोसोम्स का क्रिएशन होता है। देन यहाँ पे आप इस फिगर से आप अच्छे से समझेंगे कि जो लाइसोसोम्स बना है उसमें क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये आप ध्यान में रखना, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइजेशन का कार्य करते हैं। अब इसका, अब इस फिगर से आप समझेंगे, ये जैसे फूड पार्टिकल्स है, ये फूड पार्टिकल एंटर हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में। ये एंटर होने के बाद में ये एक वेसिकल्स बन जाती है, ये वेसिकल्स हैं और इसमें फूड पार्टिकल्स भी हैं। अब ये लाइसोसोम इसके साथ अटैच हो जाता है और अटैच होकर अपने जो एंजाइम्स हैं उस एंजाइम्स को इसके अंदर फ्री कर लेता है और वो एंजाइम्स इसको क्या करते हैं, एंजाइम्स इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और इस प्रकार से डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जो फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करने का काम किसका है, लाइसोसोम। तो इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। देन ये लाइसोसोम्स हैं एनिमल सेल्स में, इनको कहते हैं सुसाइड बैग्स। सुसाइड बैग्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो लाइसोसोम्स हैं, ये लाइसोसोम जब सेल्स डैमेज हो रही होती है तब क्या होता है, उस डैमेज सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए ये लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाती है, लाइसोसोम से फूट जाती है और इसके जो एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स सेल में पूरे डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं और इस सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार से पूरी सेल्स को ये डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। और दूसरा, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाती है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम्स मींस इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको डाइजेस्ट करके सेल्स को ये क्लीन करता है ना। देन कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे वही है, लाइसोसोम्स को किस प्रकार से बनाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज में जो है इस रूट्स के द्वारा ये पूरा फिगर है जिसमें वेसिकल्स बन रहे हैं, लाइसोसोम्स बन रहे हैं और ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। इस फिगर से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे फूड पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फूड पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं सेल के अंदर और एंटर करने के बाद में फूड वैक्यूल्स बन रही हैं और इस फूड वैक्यूल्स में ये लाइसोसोम्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे लाइसोसोम क्रिएट हो गए गोल्जी बॉडीज से और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम और फूड वैक्यूल ये आपस में जुड़ जाते हैं और लाइसोसोम एंजाइम्स इसमें आकर फूड को पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देन व्हाट इज द माइटोकॉन्ड्रिया? ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आप दिखाई दे रहे हैं इस फिगर, इस प्रकार के फिगर को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें ये फोल्ड भी दिखाई दे रहे हैं, इससे आप, ये इसकी पहचान है फोल्ड की, इससे हम समझेंगे कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये पावर हाउस है, इस सेल के क्या है, पावर हाउस, क्योंकि सेल में जो एनर्जी जहां मिलती है, सेल को वर्क करने की एनर्जी
वो एनर्जी क्रिएट की जाती है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक एनलार्ज फिगर है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, और ये इनर मेम्ब्रेन है अंदर की मेम्ब्रेन। तो जो ये फोल्ड हो रखी है वो इनर मेम्ब्रेन है और उसके फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। आगे देखते हैं, ये इसका अच्छा फिगर है माइटोकॉन्ड्रिया का। यहाँ पे आप देखिए ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो बिल्कुल फ्लैट है, देन इनर जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल फोल्डेड है, और इस फोल्ड के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और यहाँ पे आप देखिए जो फोल्ड है, इस फोल्ड को क्या कहते हैं, ये फोल्ड कहलाते हैं क्रिस्टी। इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। और इन फोल्ड के बीच का जो मैटर उसको कहते हैं मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच इस फोल्ड के अंदर का जो मैट्रिक्स है वो है। और यहाँ पे एक बात कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैट्रिक्स में पड़ा हुआ, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। और इसमें कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स भी उपस्थित होते हैं। यानी यहाँ पे क्रिस्टी पे एक F1 जो कण है वो भी है, यहाँ पे एटीपी जनरेशन का कार्य होता है। तो अंदर का जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वो इतनी फोल्डेड क्यों है, उसका ज्यादा फोल्ड होने का यूज है क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ाती है। फोल्ड ज्यादा होने से सरफेस एरिया बढ़ गया, इससे एटीपी जनरेशन ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया फिगर, और इस फोल्ड के कारण क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिससे एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। यहाँ पे आप देखिए ये एटीपी बन रहा है। देन एटीपी कहाँ बनता है, इसी क्रिस्टी पे फोल्ड में इसमें एटीपी बनता है, और ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइडिंग कार्य करता है। ये एफिशिएंसी एनर्जी, जो सेल को एनर्जी है वो एटीपी से बनता है, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी है, सेल की एनर्जी करेंसी है। The body use energy stored in ATP for making new chemical compound and mechanical work। जो मैकेनिकल वर्क और केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए एटीपी का कार्य होता है। राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकते हैं। तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस के कारण और डीएनए की प्रेजेंस के कारण ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने खुद के एबल टू देयर ओन प्रोटीन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। अब सेल में जो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ओनली प्लांट सेल में ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, ये प्लास्टिड्स हैं। और ये प्लास्टिड्स जो कलर देते हैं सेल्स को अलग प्रकार के। अब ये प्लास्टिड हैं क्लोरोप्लास्ट, जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, ये प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल्स। तो प्लास्टिड्स के बारे में देखते हैं कि प्लास्टिड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड्स है, यानी कि इसमें कलर पिगमेंट जब होंगे तब उस प्लास्टिड्स को कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, और जब कलर नहीं है, व्हाइट है, तो उसको कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। देन क्रोमोप्लास्ट जब इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल हो तो उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है। फोटोसिंथेसिस जो आप जानते ही हो, जिससे फूड बनाया जाता है पौधों के द्वारा सन एनर्जी यूज करते हुए। और ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में कुछ येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट का वर्क क्या है, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल को स्टोर करना। ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है जो आप देख रहे हैं। अब इस क्लोरोप्लास्ट में आप ध्यान से देखिए क्या क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, और इसमें यहाँ पे कोइंस के जैसे ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थाइलेकॉइड्स हैं, थाइलेकॉइड्स।
और ये थाइलेकोइड्स का पूरा एक बंच बन जाता है, इसको कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम एंड ये थाइलेकोइड्स। और ये जहां भी अंदर का जो मैटर होता है, अंदर का भरा, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। और इसमें कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइबोसोम्स है ना। ये इसका एनलार्ज पिक्चर है जिसमें राइबोसोम्स दिखाई दे रहा है आपको, ग्रेनम्स, डीएनए, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड्स। इसमें भी अपना खुद का प्लास्टिड्स का डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये भी अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं। डीएनए एंड राइबोसोम इनकी प्रेजेंस होती है इसमें, तो ये अपना खुद का डीएनए और प्रोटीन रखते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स होते हैं इथियोप्लास्ट और प्रोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड ये क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जब इसमें पिगमेंट होते हैं तो क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, और जब पिगमेंट्स नहीं होते हैं, कलर नहीं होता है, तो उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ये ल्यूकोप्लास्ट तीन टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड स्टोर है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। अब वैक्यूल्स देखिए आप, ये प्लांट सेल्स जिसमें यहाँ पे वैक्यूल्स उपस्थित हैं, और वैक्यूल्स ये एक बड़ा एरिया कवर करता है। वैक्यूल्स बीच में खाली जगह होती है जिसको वैक्यूल्स कहते हैं। और क्या यूज है, ये स्टोरेज का यूज करते हैं। स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स है, उसका स्टोरेज सैक ये वैक्यूल्स ही होती है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल सेल शेप। प्लांट सेल में ये पूरे सेल के शेप में फुल ही होती है, और ये प्लांट सेल को टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी देती है। प्लांट सेल्स को टर्गिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करने का काम ये वैक्यूल्स ही करती हैं। देन वैक्यूल्स टू टाइप्स की ये सेल्स हैं, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। आप देखिए, देन ये वैक्यूल्स स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। एनिमल्स में ये बहुत ही छोटी, देखो साइज इसकी बिल्कुल छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल में इसकी साइज बड़ी होती है। इट हैव लार्ज वॉल्यूम, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम रखती है। स्टोरेज, स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज क्या होती है, एमिनो एसिड, शुगर एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स इसमें स्टोरेज। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा में ये जो फूड वैक्यूल्स एंड फूड पार्टिकल्स बनते हैं, ये भी वैक्यूल्स ही होती है, जिसमें फूड प्रेजेंट रहने के कारण उसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं, और उसमें डाइजेशन होता है। और दूसरे इसके कार्य हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस वैक्यूल्स का, ये एक्सप्लेन एक्सेस वाटर, जो ज्यादा वाटर है उसको बाहर निकालना, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी बाहर निकालने का काम यही वैक्यूल्स ही करती है। सेल्स, अब बात करते हैं, हमने सेल के बारे में सारे ऑर्गेनल्स वगैरह तो सब पढ़ लिए, इसका सारा स्ट्रक्चर समझ लिया। देन इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स इन स्पेसिफिक वेज। एक स्पेसिफिक वेव से उसका मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनल्स है ना, वो ऑर्गेनाइज होता है। इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही स्पेशल है, इसलिए ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका बेसिक है। और ये फंक्शंस भी परफॉर्म करती है, कार्य करती है सेल। तो इसीलिए ये जो सेल्स हैं, फंक्शन कौन कौन से इसमें, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल्स, ये सारे इसके फंक्शन परफॉर्म करती है। इसीलिए सेल्स को फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स यूनिट कहते हैं और बेसिक फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो फंडामेंटल एंड बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि सेल क्या है, एक सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल एक परफॉर्म करती है, फंक्शंस परफॉर्म करती है, यानी सेल कार्य करती है, फंक्शंस करती है, और इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं सेल। अब बात करते हैं सेल डिवीजन की। सेल हैं वो डिवाइड होती हैं, तो डिवाइड होने का इसका टू टाइप्स से डिवाइड होती है। और डिवाइड क्यों होती है, जब सेल रिप्लेस हो रही होती है, सेल को हम डेड हो गई है, इंजूर हो गई है ना, या फिर गैमेट्स बनाने हो रिप्रोडक्शन के लिए, तब सेल डिवाइड होती है। और ये इसको डिवीजन को कहते हैं सेल डिवीजन। इस प्रकार की सेल हैं जो डिवाइड होकर ये टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियस भी इसका डिवाइड हो जाता है तो दो में,
इस प्रकार से सेल डिवीजन कहते हैं इसको। सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये आप नाम ध्यान रखना, सेल डिवीजन 2 टाइप्स का, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस को। तो माइटोसिस डिवीजन होता है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए डिवीजन होगा। इसमें जो सेल्स हैं वो डिवाइड होगी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, यानी मदर सेल डिवाइड होगी 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, और जो डॉटर सेल्स हैं उसके जो क्रोमोसोम्स है वो मदर सेल्स के सिमिलर ही होंगे, यानी कि मदर सेल डॉटर सेल में कन्वर्ट डिवाइड होगी, बट उसके क्रोमोसोम्स हैं वो मदर सेल्स के बराबर ही होते हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो ये जो माइटोसिस है वो क्या हेल्प करती है, ग्रोथ एंड रिपेयर करने के लिए टिश्यूज। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस डिवाइड होता है, और इसमें 2 डिवीजन होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन होता है, दो एक के बाद एक डिविजन्स होते हैं, और इससे क्या होता है, 4 न्यू सेल्स बनती है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। 2 की बजाय इसमें कितनी सेल्स बनती है, 4, जबकि माइटोसिस में कितनी बनी थी, 2, मियोसिस में 4। द न्यू सेल्स ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, मदर सेल के हाफ सेल्स हो जाते हैं। ये आप देखिए माइटोसिस, इस माइटोसिस का बिल्कुल इसका फिगर में आप देखिए, ये क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, और सेल डिवीजन होके 2 डॉटर सेल्स बनी, तो उसमें क्रोमोसोम्स देखिए 2 क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर रहती है। और अगला फिगर मियोसिस का देखिए। तो मियोसिस में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये जैसे लाइकवाइज इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो मियोसिस में क्या होता है, 1 डिवीजन, ये एक डिवीजन हो गया, और उसके बाद में फिर आगे दूसरा डिवीजन होता है, 2 डिवीजन होके इसमें 4 सेल्स बनती है, और इसमें क्रोमोसोम्स जो मदर सेल्स हैं उसकी हाफ हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये डिवीजन जो मियोसिस होता है वो गैमेट्स के लिए होता है। इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।